नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, कल हमने बात करी थी कि भारत के ऊपर कितना कुल कर्जा है विदेशी, विश्व बैंक और IMF का। वो सारी चर्चा होने के बाद में आज हम एक चीज़ सोचते हैं। वो चीज़ ये है कि पहले जो 2014 से पहले सरकार, मनमोहन सिंह सरकार जो थी उसमें, और पूर्ववर्ती सरकारें रहीं जो भी हैं, और अब 2014 के बाद में 2020 आ गई और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। लेकिन पहले भी डिसइन्वेस्टमेंट हुआ करते थे, राजस्व घाटा बढ़ा करता था, राजकोषीय घाटा बढ़ा करता था, विश्व बैंक IMF का दबाव हुआ करता था। यानी कि जो कुछ सब पहले हुआ करता था वही अब हो रहा है। लेकिन पहले में अब में अंतर किस चीज़ का है, ये सोचने वाली बात। पहले और अब में सिर्फ दो चीज़ों का अंतर आया है। पहली चीज़, पहले विपक्ष हुआ करता था, सरकार जनता की बातों को ध्यान में रख करके फैसला लिया करती थी। अब सरकार ना ही तो विपक्ष को ध्यान में रखकर फैसले लेती है, ना ही जनता के जो भी फायदे या हानि हैं उनको देख कर के फैसले लेती है। नंबर 2, पहले हर सरकार का चेक इन बैलेंस हुआ करता था। सरकार के बही खाते चेक करने के लिए महालेखा नियंत्रक हुआ करता था, महालेखा नियंत्रक परीक्षण। लेकिन अब वो स्थिति बदल चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम एक चीज़ देखते हैं, कहीं हमारे राष्ट्र अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वर्ल्ड बैंक और IMF के प्यादे तो नहीं बन गए। लेकिन इस चीज़ का हालाल पता नहीं चलता, इसमें एक समय वाली बात है। तो हम दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ से। कल हमने जो बताई थी उसी बात पे थोड़ा सा हम लेंगे उसमें से कि सरकार पर IMF और वर्ल्ड बैंक का कितना खर्चा है। जब मनमोहन सिंह सरकार थी, मनमोहन सिंह से पहले ही नरसिम्हा राव की जो सरकार थी, उस समय जो वर्ल्ड बैंक का कर्जा था भारत के ऊपर वो था $83.86 बिलियन। ये नरसिम्हा राव के टाइम पर कर्ज था। और नरसिम्हा राव के यहाँ से मनमोहन सिंह सरकार तक सफ़र तय करने में कितना कर्ज बढ़ा है, 409.440 बिलियन डॉलर। ये कर्ज नरसिम्हा राव की सरकार से मनमोहन सिंह की सरकार तक बढ़ा, 409.440 बिलियन डॉलर। लेकिन इसके बाद जब इसने गति पकड़ी है, वो आप गति देखिए। 2015-16 में ये बढ़कर 409 से 446 बिलियन, और यही कर्ज 16-17 में 471 बिलियन डॉलर हो गया, और ये 17-18 में 529 बिलियन डॉलर हो गया, और 18-19 में ये 543.2 बिलियन डॉलर हो गया, और 2019 के दिसंबर आते आते यह 558.5 बिलियन डॉलर, यानी कि विश्व बैंक और IMF का टोटल कर्ज हो गया। लेकिन इसके अलावा भी कर्ज हैं। वो कर्ज ये हैं, एशियन डेवलप बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इनका जो कर्जा भारत सरकार के ऊपर है वो 60%, यानी 60 बिलियन डॉलर, यानी टोटल वर्ल्ड बैंक और IMF का जो कर्जा है उसका 10%
इनका कर्जा है, यानी कि $60 बिलियन, $60 बिलियन। अब हम आते हैं किसका, कि भारत के ऊपर देशों का कर्ज कितना है। फ्रांस, रूस, अमेरिका और जर्मनी सहित 18 कंट्रीज ऐसी हैं जिनका कर्जा भारत सरकार के ऊपर है, और सबसे ज़्यादा कर्जा जर्मनी का है, यानी कि टोटल कर्ज का 11% हिस्सा जो बनता है के बराबर वो जर्मनी का है। अब हम आते हैं इसके अलावा एनआरआईओ का जो पैसा भारत सरकार के पास जमा है वो भी एक कर्ज के रूप में ही है। अब ये पैसा सरकार चुकाती कैसे, इसके दो रीजन होते हैं, दो तरीके, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म पैसा वो होता है जो सरकार धीरे धीरे चुकाती है, और शॉर्ट टर्म पैसा वो होता है जो सरकार को तुरंत ही चुकाना पड़ता है। लेकिन लॉन्ग टर्म का जो सरकार को चुकाना करना पड़ता है वो पैसा है, तुम्हारा, सॉरी, इससे पहले जो सरकार का एक्सपोर्ट क्रेडिट है, जो सरकार निर्यात ऋण बीमा निवेश जिसको कहते हैं, वो $7 बिलियन है। और सरकार जो कॉमर्शियली बोरिंग खरीदती है वो है $223 बिलियन, ये टोटल करती है। उसके बाद में जो सरकार लॉन्ग टर्म के जरिए पैसा देती है, धीरे धीरे चुकारा करती है, वो पैसा है $457 बिलियन, जिसको सरकार को जिस कर्ज में धीरे धीरे देने की छूट है। लेकिन वो कर्ज जो जल्दी चुकाया जाए, जिसको शॉर्ट टर्म कहा जाता है, यानी कि निश्चित अवधि में वो पैसा देना ही होगा, वो है $106 बिलियन, शॉर्ट टर्म जो चुका सकती है सरकार। लेकिन ये सब जानकारी हमको मिलती कहाँ से, हमारे पास आती कहाँ से, CAG, कैग के जरिए। और जब कैग ऑडिट ही नहीं करेगा तो हमारे पास जानकारी आएंगी कहाँ से। लेकिन जब मनमोहन सिंह सरकार थी उस समय 2G घोटाला, कोयला घोटाला, ये किसने उजागर किए, ये कैग की ऑडिट रिपोर्ट में ही उजागर हुई। और इनको उजागर करने वाला कौन था, विनोद राय। विनोद राय की जो ऑडिट करी है मैंने 2010-11 में उन्होंने, वो थी 221 ऑडिट थी 10-11 के अंदर, और 2011-12 में उनकी ऑडिट थी टोटल 137, टोटल ऑडिट 137 ऑडिट थी। लेकिन विनोद राय के बाद में, अगर आप जानते हो तो राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे राजीव महर्षि, गुजरात कैडर के IAS थे। जैसे ही माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो राजीव महर्षि को वित्त मंत्रालय में बुला लिया। वहाँ वित्त मंत्रालय में इनको फिर वित्त मंत्रालय से कैग बना दिया, यानी कि महालेखा नियंत्रक जो होता है CAG, वो राजीव महर्षि जी बना दिया। राजीव महर्षि जी ने अपने कार्यकाल में 2017 में टोटल 98 ऑडिट करी है, टोटल 98, और 2018-19 में 73 ऑडिट, और 2019-20 में इसने किए 2 ऑडिट, यानी कि ऑडिट ही नहीं। आप सोचो, आप जैसे अब अगर कोई घोटाला उजागर होता है तो उसको रिपोर्ट CAG के जरिए ही आती है। नोटबंदी घोटाला, कितना बड़ा घोटाला, लेकिन उसकी कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं, GST कोई ऑडिट नहीं, राफेल कोई ऑडिट नहीं। अब इनकी जानकारी अगर आम आदमी के पास आएंगी तो आएंगी कैसे, जब ऑडिट ही नहीं हुई।
आएगी कहाँ से। अब इसी बात को लेकर के हम आगे चलते हैं तो आपने एक चीज़ देखी होगी, राजीव महर्षि के बाद में गिरीश कुमार मुर्मू जो नए सीएजी के अध्यक्ष बने, ये भी गुजरात कैडर से आईएएस है। जिस समय मोदी जी सीएम हुआ करते थे उस समय गिरीश जी चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। जब मोदी जी पीएम बने तो ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट देखते थे केंद्र सरकार का। जब राजीव महर्षि रिटायर हुए, उससे पहले हम आते हैं कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट देखते थे केंद्र सरकार का। जब धारा 370 हटी तो गिरीश कुमार जी को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बना दिया गया। आप सत्ता का खेल देखिए कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अध्याय 5 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि महालेखा नियंत्रक जो होता है पद पर हटने के बाद में उसको राज्य केंद्र के किसी भी लाभ के पद पर नहीं रहेगा। लेकिन जब लाभ पहले ही दे दिया उसको, भाई राज्यपाल जम्मू कश्मीर का बना दिया, अब लाभ की जरूरत ही क्या है। सीएजी की नियुक्ति संसद के द्वारा एक पैनल बनाकर, पैनल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा सीएजी की नियुक्ति होती है। लेकिन मात्र 52 यानी कि 52 घंटे के अंदर सीएजी की नियुक्ति हो गई। यानी कि गिरीश कुमार मुर्मू की 52 घंटे के अंदर नियुक्ति हो गई। ये क्या है? संस्थाओं को अपने अनुकूल बनाना, जो भी संस्था है उनको अपने अनुकूल बनाना, लेकिन इसमें लोकतंत्र की कितनी बड़ी हत्या हो रही है। जो आईएएस यूपीएससी फाइट करके वो नौकरी करता है, वो क्या सोचता है कि अपने काबिलियत के दम पर मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन कहाँ है काबिलियत। क्षमतावान अधिकारियों को, सरकार के अनुभवहीन अधिकारियों को आगे हीनता महसूस करनी पड़ती है। ये इसी सरकार में हुआ है। क्या गिरीश कुमार के अलावा कोई क्षमतावान अधिकारी नहीं थे, या क्षमतावान आदमी नहीं था, या राजीव महर्षि की जगह क्षमतावान अधिकारी नहीं थे? लेकिन नहीं, सरकार उसी अधिकारी को लगाती है जहां अपने अनुकूल या उनके अनुकूल काम करे। अब जैसे कि हम पहले आते हैं, आपने राकेश अस्थाना जो है उनका नाम तो सुना होगा, जो सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर हुआ करते थे। और सीबीआई के जो डायरेक्टर हुआ करते थे वो आलोक वर्मा थे। सबको पता है रात में कितना झमेला हुआ, बात सीबीसी तक गई, और सीबीसी के जो अधिकारी थे वो थे तुम्हारे सीबी चौधरी, केबी चौधरी थे। उस समय सीबीसी के जो अधिकारी थे चीफ, वो केबी चौधरी थे। अब आलोक वर्मा तो रिटायर हो गए, अस्थाना जी को दूसरी जगह लगा दिया, लेकिन केबी चौधरी रिलायंस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दिए गए, यानी उनको वहाँ लाभ दे दी गया सीधा सीधा। अब सोचिए आप, ये भी एक सत्ता के अनुरूप है, क्योंकि आलोक वर्मा जी राकेश अस्थाना के उस रिश्वत कांड को उजागर करना चाहते थे जो गुजरात से टचेस था। केबी चौधरी के जरिए राकेश अस्थाना को क्लीन चिट दिलवाकर अन्यंत्र ट्रांसफ़र कर दिया, और केबी चौधरी को बेनिफिट के जरिए रिलायंस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दिया। बिना सोचे समझे जो सरकार फैसले लेती है, जो जनता के अनुकूल कभी नहीं होते, यानी जनता पर सत्ता द्वारा थोपे गए फैसले, नोटबंदी, जिसमें लाइन में खड़े होकर 156 आदमी की डेथ हो गई, और जिसके घर में आदमी मरता है उसकी सोची स्थिति क्या होती है। लेकिन सरकार के कुछ नहीं हुआ। नोटबंदी की आज तक ऑडिट नहीं हुई, जीएसटी कोई ऑडिट नहीं,
राफेल, कोई ऑडिट नहीं। ये तीनों ऐसे घोटाले अगर इनकी ऑडिट होती तो इनका सच जनता के सामने आता। जब इनकी ऑडिट हो ही नहीं तो जनता के सामने सच आएगा कैसे। अब इससे फिर हम जाते हैं राजीव मेहर्षि जब रिटायर हुए तो इन्होंने राजीव को लेटर लिखा था। उसमें लिखा था इन्होंने डाटा अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी एक्ट, यानी कि सब कुछ डिजिटलाइजेशन, यानी कि ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया। अब जैसे एक उदाहरण दिया अमेरिका में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी की सैलरी बैंक में आती है। बैंक जैसे हमें यहाँ एटीएम कार्ड मिलता है वहाँ उनको एटीएम कार्ड दिया जाता है। एटीएम कार्ड के जरिए उस एटीएम कार्ड को भुनाते हैं, वो अपना सारा खर्चा चलाते हैं। लेकिन जब उनको नकदी की ज़रूरत पड़ती है तो उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये ज़रा सोचा आपने कभी? इसमें काफ़ी प्रोसेस होती है नकदी प्राप्त करने की। और यही अगर ये हमारे भारत के ऊपर थोपना चाहते तो आप सोचिए, भारत की 90% आबादी अनऑर्गेनाइजेशन क्षेत्र में काम करती है, यानी कि असंगठित, जिनका कोई संगठित क्षेत्र का आंकड़ा तो आपको ईपीएफओ डिपार्टमेंट से मिल जाएगा, लेकिन असंगठित क्षेत्र जिसको अनऑर्गेनाइजेशन क्षेत्र कहते हैं उसका आंकड़ा किसी के पास नहीं। शिक्षा की दर आपको पता है कि भारत के अंदर कितनी है। राजीव मेहर्षि का ये कहना था डिजिटलाइजेशन में, डिजिटलाइजेशन का जो अर्थ है वो ये है, केंद्र और राज्य के जो भी डिपार्टमेंट है इनको जो भी पेमेंट किया जाए जनता के द्वारा डिपार्टमेंटली वो ऑनलाइन किया जाए, यानी कि अपने वॉलेट, डिजिटल वॉलेट में जो राशि होती है उसको, जो आभासी मुद्रा होती है, यानी कि हमें पता होता है कि हमारे पास पैसा है लेकिन वो दिखाई नहीं देता, उसको आभासी मुद्रा यानी डिजिटलाइजेशन उसी को कहते हैं। लेकिन हमारे भारत के अंदर संभव है ही नहीं, लेकिन जबरन थोपा जा रहा है। जबरन जो महिलाओं को खाते खुलाए गए, ये जितनी भी हमारी महिलाएं जो अनऑर्गेनाइजेशन क्षेत्र में मजदूरी करती हैं या गृहिणी हैं, बहुत कम महिलाएं ऐसी होंगी जो ऑनलाइन पेमेंट कर सकती हैं। बाकी संभव नहीं है कि वो ऑनलाइन पेमेंट कर पाए। लेकिन एक चीज़ है, जो राजीव मेहर्षि ने जिस करेंसी का जिक्र किया था डाटा अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी एक्ट के अंदर, वो थी क्रिप्टो करेंसी, यानी क्रिप्टो करेंसी का जिक्र किया था। और क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसका नियंत्रण किसी के पास नहीं है, ना वर्ल्ड बैंक के पास है, ना हमारे रिजर्व बैंक के पास है, यानी किसी भी देश की जो बैंक है उसके पास कोई समाधान नहीं है। क्रिप्टो करेंसी अपने आप में ही एक करेंसी है। और क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? वो ये होती है जैसे बिटकॉइन, रेड कॉइन, सिया कॉइन, सिस कॉइन, वाइस कॉइन और मोंजो, इतनी ये क्रिप्टो करेंसी होती है। तो दोस्तों, इस क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी की जो क्रिप्टो करेंसी कितने तरीक़ा की होती है, इसके बाद इस बात को हम यही ख़त्म करते हैं। कल फिर इसी चैप्टर पर हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।